नागपुर के अंदर 30 तारीख में, 1 तारीख में, 2 तारीख में, 3 तारीख में सभी तरह के लोग आते हैं। सभी तरह का मतलब जो अपने यहाँ कोई छोटी मोटी मूवमेंट चलाते हैं, जो कोई बुद्ध विहार चलाते हैं, कोई अंबेडकर भवन चलाते हैं, कोई ऐसे लोग जो बाबा साहब के नाम पे एजुकेशन का काम करते हैं, कोई ऐसे लोग जो संविधान को पढ़ाते हैं, संविधान को सिखाते हैं, संविधान को जयकारा लगाते हैं, संविधान की बात बात करते हैं। ऐसे लोग जो बहुजन के नाम से मूवमेंट चलाते हैं और उससे जुड़े हुए हैं, पुराने या नए। ऐसे लोग जो मूल निवासी के नाम से मूवमेंट चलाते हैं, जुड़े हुए हैं, उनके वहां दफ्तर भी हैं। एक मूल निवासी संघ या बामसिफ का जो एक टुकड़ा है, उसका वहां रेंगाबाड़ी में उन्होंने जमीन खरीद के भवन भी बनाया हुआ है, जिसमें मीटिंग हॉल भी है, पर वो अपने लिए ही इस्तेमाल करते हैं। उसमें किसी और समण की एंट्री नहीं है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेगा तो उसमें कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि वो सबके लिए आम हो या पब्लिक का हो या समणों का हो। ऐसे ही वहां जो सरकारी कर्मचारियों के बहुत सारे संगठन हैं, उनके लोग भी वहां पहुंचते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके वहां छोटे छोटे एक वहां दड़वे टाइप के मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब वो इंडिपेंडेंट नहीं है। नागपुर जो दीक्षा भूमि है, उसका पूरा ठेका किसी टेंट वाले को दे देते हैं, और वो टेंट वाले छोटे छोटे केबिन से बना के 5, 6, 7, 8 हज़ार रुपए फिक्स पर वो देता है। आप उसमें अपना सामान सुमन रखो, उसके बाद चले आओ। वो सबका लगभग एक्सरसाइज है, कुछ के बड़े भी हैं। तो सरकारी कर्मचारियों के जो संगठन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के या महाराष्ट्र गवर्नमेंट के या कॉरपोरेशंस के, वो लोग वैसे छोटे छोटे जो दुकानें जैसी हैं फिक्स किराए वाली, उनको लेके अपना बैनर लगाते हैं, वहां बैठते हैं, अपना लिटरेचर वगैरह जो उनकी संस्था जैसी है वो उसको वहां छापते हैं। वहां भिक्खु आते हैं, कई तरह के भिक्खु आते हैं। बहुत विद्वान भिक्खु भी आते हैं, ऐसे भिक्खु भी आते हैं जो धम्म को फॉलो करते हैं, जिन्होंने चीवर ले लिया। ऐसे भिक्खु भी हैं जो बहुत ओल्ड एज के हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। ऐसे भिक्खु भी हैं जिन्होंने बाबा साहब की बात को मान के चीवर ले लिया, बस वो नमो बुद्धाय जय भीम करके और धम्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कुछ वहां पर अलग अलग बौद्धिक संस्थाओं के, जैसे त्रिरत्न एक संस्था है, उनका नागलोक बना हुआ है। वो इंग्लैंड के लोग थे जिन्होंने उसको बनाया, उसके कुछ यहाँ अनुयायी हैं, वो भी वहां होते हैं। उनका नागलोक उस दिन बुक रहता है, वो उन्हीं के लिए रहता है। वहां टेंट भी लगाते हैं, उसी में वो कार्यक्रम करते हैं। वहां कुछ टीवी चैनल वाले भी आते हैं, अलग अलग वाले भी आते हैं, दूर से भी आते हैं। कुछ फॉरेन संस्था वाले भी, जो विदेशों में जिन्होंने अंबेडकर की कोई संस्था, डॉक्टर अंबेडकर की संस्था या बुद्ध की कोई संस्था बना रखी है, वो यहाँ आते हैं। कम आते हैं, मतलब हर साल नहीं आ सकते, कभी कोई आता है कभी कोई आता है, कोई खास मौका होता तो बहुत आते हैं। कुछ लोग वहाँ पॉलिटिशियन भी आते हैं जिनकी अलग अलग राजनीतिक पार्टी हैं। लोकल लोग जो पॉलिटिशियन हैं, उनके वहां झंडे, बैनर, बिल्ले वो सब लगते हैं। कई पॉलिटिशियन जो अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, अपने या अपने किसी लड़के का, अपने बेटे का बड़ा बड़ा फोटो लगाते हैं। वो सबसे सस्ता कार्यक्रम है, क्योंकि फ्लैक्स का जो रेट है वो 6 रुपए से लेके और 8, 9 रुपए स्क्वायर फुट होता है। और वो जो फंटियां हैं लकड़ी की, वो आप उनको बनवा लो और अपने हाथ से ठुकवा के 2, 3 मजदूर रखे और उनको वो 8x4 का, 10x4 का बड़े साइज का अपना, कुछ लोग तो नेता फुल साइज का फोटो लगवाते हैं, कुछ चेहरे का। वहाँ एक कंपटीशन सा रहता है, लोग उसमें नाम लिखा होता है। फोटो भी लगाना राजनीतिक पार्टी के लिए जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की जो पूंजी होती है वो उनका खुद का चेहरा होता है। वो चेहरे से ही राजनीतिक पार्टी होती है, बाकी राजनीतिक पार्टियों में और कुछ नहीं होता। जिस व्यक्ति का जितना ज्यादा चेहरा
बिकता है, चमकता है, दिखाई देता है। लोग जितना ज्यादा चेहरा और नाम याद रखते हैं भारत में, उतना ही बड़ा वो पॉलिटिशियन होता है, चाहे उसको क्या कह के आता हो या ना होता हो। इसलिए अधिकतर पॉलिटिशियन अपना स्टाइल, अपना फोटो, अपना नाम छापते रहते हैं, छापते रहते हैं। और अगर उनकी पार्टी में किसी और का नाम छप जाए या फोटो आ जाए तो युद्ध हो जाता है पार्टी के अंदर, क्योंकि पार्टी में एक चेहरा जो सबसे आगे दौड़ता है वो ही अपने आप को नेता मानता है और वो उसी को अपनी पूरी ताकत लगा के वो आगे बढ़ाने में लगा रहता है। वहां ये सारे लोग होते हैं, पर जैसा कि समर संघ बार बार बताता है, सभी समर संघी जानते हैं, हम भी बताते हैं कि ये लोग हमारे मिशन मूवमेंट का नाम तो लेते हैं, पर काम मिशन मूवमेंट की कब्र खोदने का करते हैं। बुरा लग सकता है किसी को, बहुत बुरा लग सकता है, और कईयों को बुरा लगा भी है। एक यहाँ हरियाणा में नरवाल जी हैं, नरवाल जी 2018 में हमारे साथ थे। वो जो भी कोई उनसे मिशन मूवमेंट की बात करता है उसके यहाँ आते हैं, 500 1000 रुपए देते भी हैं। अच्छे आदमी हैं, ग्रुप ग्रुप चलाते हैं, हरियाणा के हैं। वो बहुत दिनों तक इस बात से नाराज रहे कि भाई आप दूसरे लोगों को ऐसा क्यों कहते हो। बुरा लगता है उन्हें, क्योंकि एक बाम सेफ के उनके साथी हैं, वो कह रहे थे कि हमने बाम सेफ के उनको देखा है, उन्होंने अपना जीवन दे दिया, अपना पैसा दे दिया, अपना समय दे दिया, और आप ऐसे बोलते हो। तो उनको बुरा लगता है, पर उनसे ज्यादा हमें बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? मिशन मूवमेंट दिल से नहीं चलता। दिल से अगर आपने चलाना है तो आप अपने परिवार में, रिश्तेदार में, अपने बच्चों में, शादी में, ब्याह में, गाने में, बजाने में, सुरों में, राग में, इसमें दिल लगाइए। मिशन मूवमेंट चलता है पूरे दृढ़ संकल्प के साथ। मिशन मूवमेंट चलता है दृढ़ कठोर संकल्प के साथ। मिशन मूवमेंट के अंदर नाते, रिश्तेदारियां, दोस्त, प्यार, मोहब्बत, ये चीजें नहीं चल पाती। अगर आप इनको साथ लेके चलोगे तो दृढ़ता खत्म हो जाएगी। अगर आप ममता करुणा में लिपट जाओगे तो जो संघ के, मिशन मूवमेंट के अच्छे नियम हैं वो नियम बिखर जाएंगे। आप कहीं पार्शलिटी कर जाओगे, कहीं भेदभाव कर जाओगे, कहीं ऊंच नीच कर जाओगे। फिर वो आवाज दूर तक जाती है, और जब दूर तक आवाज जाती है तो लोगों का जोश खत्म हो जाता है, लोगों की उम्मीद खत्म हो जाती है, मामला खत्म हो जाता है। राजनीतिक पार्टी में तो चल सकता है, संगठनों में भी चल सकता है, पर मिशन मूवमेंट जिसको बोलते हैं, जैसे संघ चल रहा है, इसमें इसकी कोई जगह नहीं है। तो वहां क्या होता है, वहां जो लोग आते हैं वो सारे के सारे ही बहुत ज्यादा हाई इमोशंस के साथ आते हैं, और इमोशंस के साथ आके वो जुड़ते हैं, पर एक उम्मीद के साथ आते हैं कि हमारी शक्ति कहीं इकट्ठी हो रही है, हम इकट्ठे हो रहे हैं और हम सब साथ हैं। पर वो लोग कभी ये सवाल नहीं करते, भाई हम तो यहाँ इकट्ठे हैं, सारे लोग इकट्ठे आए, पर ये जितने नेता हैं, जितने लोगों ने ये छोटी छोटी दुकानें लगा लगा रखी हैं, जितनी संस्थाएं हैं, जो भी हैं, इनसे रिटर्न क्या मिल रहा है, इनसे हमें वापसी क्या मिल रही है, इन ये हमें दे क्या रहे हैं, ये हमारा बचा क्या रहे हैं, इनसे हमारा कौन सा काम बन रहा है, कौन सा काम बनने वाला है, कौन से काम की बार्गेनिंग करने के लिए हम इतने पावरफुल हो गए हैं, कहाँ हमारी सुरक्षा हो रही है, कहाँ हमें सुख मिल रहा है, कहाँ हमारा विकास हो रहा है। किससे सवाल करें? अगर सामूहिक रूप से वो लोग सवाल, उनके चेहरे पे सवाल होता है, वो जो लड़के आते हैं बेरोजगार सारे सारे, उनके चेहरे पे सवाल होता है कि हम यहाँ आए, बाबा साहब का जयकार कर रहे हैं, भगवान बुद्ध का जयकार कर रहे हैं, समणों का जयकार कर रहे हैं, पर हमें मिल क्या रहा है? पर वो सवाल का जवाब कौन दे? अगर सवाल कोई करे भी या उनके चेहरे पे सवाल है, तो सवाल का जवाब देने के नाम पे वहां कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग हैं, पहली बात तो वो सवाल का जवाब देते नहीं, सवाल सुनते भी नहीं। कोई सवाल सुन भी ले तो उसके पास जवाब नहीं, क्या जवाब देगा? और बहुत ज्यादा कोई अगर कहे तो वो कहते हैं जी आप हमारे पहले संगठन में आओ, पहले आप हमसे जुड़ो, पहले यहां आके कुछ करो, आप सवाल कर रहे हो, काम कौन करेगा? ऐसा करके वो अपने संगठन में, अपने ग्रुप में पहले आने का निमंत्रण देते हैं। पर जो लोग उनके ग्रुप में गए हैं, जिन लोगों ने वहां अपना जीवन लगाया है, जिन लोगों ने पूरा अपना समय दिया है, जिन लोगों ने तन मन धन दिया है, उन संगठनों को बढ़ाया है आगे, कुछ नाम चमके हैं, कुछ चमकाए हैं,
उनसे भी क्या मिला? कौन से सवाल का जवाब मिला? आज तक किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। जो अधिक जागरूक लोग हैं देखे गए, उनको बुरा तो लग सकता है जब हम ऐसा कहते हैं कि कहीं कुछ हासिल नहीं हो रहा है, ऊर्जा हमारी बेकार जा रही है। और ये जो लोग हैं, जितने भी ये संगठन के लोग हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं, हो रहे हैं, यही हमारे दुश्मन हैं। ऐसा जब हम बोलते हैं तो बुरा लगता है, पर कोई इस बात को चिंतन करने को तैयार नहीं है कि ये बात सच है या गलत है। इस बात पे तर्क वितर्क करने को तैयार नहीं है, पर उनके माथे की लकीरें बढ़ जाती हैं। जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके चेहरे काले पड़े हुए हैं, उन पर रौनक नहीं है। वो संगठन संगठन चिल्ला तो रहे हैं, संगठन संगठन बोल तो रहे हैं, संगठन संगठन करके खूब पैसा तन मन लगे हुए हैं, और अंतिम प्रयास भी ये कर रहे हैं कि हम ही सबसे बड़े हैं और लोग हमारे ही पीछे आ जाएं। हम ही सबसे अच्छा, सारे ही कर रहे हैं। और चिंताएं उनके माथे पे इसलिए है, चेहरे पे रौनक इसलिए गायब हो गई है क्योंकि उन्हें पता है कि होना कुछ नहीं है। और अब तक इस बात को किसी ने कहा नहीं, पर समन संगी इस बात को डंके की चोट पर कहते हैं, आंख मिला के कहते हैं, हम किसी अंधेरे में नहीं बैठे हुए, हम किसी मुगालते में नहीं बैठे हुए, हम किसी ख्वाब में सपने में नहीं बैठे हुए हैं, हम कहीं ऐसा नहीं बैठे हुए हैं कि अच्छा समय आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है, बस एक दिन और, 2 दिन और, 3 दिन और। हमको पता है कोई अच्छा समय नहीं आने वाला है। हम इस बात को अच्छी तरह समझ के बैठे हुए हैं कि जो स्थिति चल रही है और जो संगठन अलग अलग काम कर रहे हैं, उससे बुरे दिन ही आने वाले हैं, अच्छे दिन नहीं आने वाले। ये हमको बहुत पहले समझ में आ गया। इसलिए सभी लोगों से हमने गुजारिश की, सभी लोगों के हाथ पैर जोड़े, सभी नेताओं के पास भी गए, भाई इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। और अगर ये बात समझ में नहीं आती है तो जिनके खिलाफ तुम लड़ रहे हो वो उनको देख लो, वो इकट्ठे हैं, वो इकट्ठे हैं। तो वो कहते हैं जी उनका तो संघ है, या हम उनसे कहते हैं उनका तो संघ है। तो हम उनसे कहते हैं, मैं तो कई बार गाली दे के बोलता हूँ, पर गाली इसलिए नहीं देता कि हमारे कई साथी कोमल हृदय के हैं, बड़े नरम दिल के हैं, उनको कहता जी आप गाली बहुत देते हो। तो असल में गाली आप समझो मैंने दे दी, पर मैं दे नहीं रहा। तो उनको हम ये कहते हैं कि अरे भाई, तुम जो यहाँ इतनी कवायद कर रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, तुमको जब इस बात का पता है कि परिणाम नहीं आने वाले, और परिणाम नहीं तो उसको स्वीकार कर लो ना, सच्चाई को। इस सच्चाई को जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे उतनी जल्दी तुम्हारे चेहरे पर चमक आ जाएगी, रौनक आ जाएगी। और मुक्त हो जाओ इस बात से कि नेतागिरी तुम्हें ही करनी है, मुक्त हो जाओ इस बात से कि तुम्हारा संगठन ही इसकी क्रांति करेगा। ये बात हम उनको बोलते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि तुम सामने वाले लोगों के लिए जब कहते हो कि उनका संघ है, वो संघ में है, तो संघ तो तुम्हारा है। तुम्हारे ही महासमण गुरु ने, विश्व गुरु ने अपना धम्मिक संघ बनाया, जिसको आप खूब चिल्ला चिल्ला कहते हो भगवान बुद्ध का संघ है। बताओ वो संघ हमारा है नहीं है, वो समण है या नहीं है? और हमारे ही बाबा साहब ने ये बताया हुआ है कि बुद्ध जब धम्मिक संघ में नहीं थे, जब बुद्ध भी नहीं थे, जब धम्म था भी नहीं, उससे पहले जब वो जिस संघ में शामिल हुए वो समण गणराज्य शाक्य संघ का संघ था। उसकी उन्होंने शपथ ली, उसके नियम थे। वज्जियों का भी संघ था, कोलियों का भी संघ था, कितने सारे संघ थे। ईस्ट में और वेस्ट में संघ ही संघ थे, छोटे छोटे, सबको पता है। और बाबा साहब ने हमको भारत गणराज्य संघ दिया, और भारत गणराज्य संघ के साथ में उन्होंने समता समाज संघ के नाम भी दिया हमको। उनकी उम्र चली गई, थक गए, बीमार हो गए, नहीं काम कर पाए, पर समता समाज संघ का नाम दिया। और इकट्ठे होने का मंत्र दिया, ऑर्गेनाइज होने का दिया। तो कैसे हम इकट्ठे नहीं हो रहे हैं? कौन हमको इकट्ठा नहीं होने दे रहा है? तो बहुत सारे लोग, मैंने बहुत पहले जब हम इनके साथ उठते थे, बैठते थे, इनका कैडर वगैरह लेते थे, और आप लोगों ने भी, सबने कैडर लिए और बाकी लोगों ने भी, तो कैडर में ये बात हमको बताई जाएगी और ये बात समझाई जाती थी कि वमन बड़ा चालाक है, वमन हमको इकट्ठा नहीं होने दे रहा, वमन हमको तोड़ के रखता है। ऐसा ऐसा सिखाया जाता है। मतलब वमन को एक विलेन बना के, एक दुश्मन का कैरेक्टर बना के, एक हमारा शत्रु बना के, और अपनी सारी कमियां उसके नाम पे थोप देते हैं। वो नहीं कर रहा है।
पहले ये बात हमें समझ में नहीं आती थी कि ये जो कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं। पर जब हमारा फेलियर हो गया और सारे संगठनों के बावजूद, पैसा खर्च करने के बावजूद, उम्र पूरी देने के बावजूद भी कोई परिणाम नहीं दिखाई दे रहा दूर दूर तक भी, तो हमने सवाल किया, भाई कहाँ आता है तोड़ने के लिए वमन हमको? वमन हमें कब कहता है कि इकट्ठे होना नहीं है? वमन हमको कब कहता है कि आप अपने संघ में मत आना? वमन हमको कब कहता है कि 29 लाख संगठन बनाना? वमन हमको कब कहता है कि नागपुर जैसी धरती पे, जहां दूसरे लोगों का संघ एक रूप में काम करता है, तुम वहां संघ में नहीं रहते हो, अलग अलग रहते हो, तुम्हारे अलग अलग ठिए ठिकाने हैं, अलग अलग टुकड़े हैं, और तुम इस बात को स्वीकार भी नहीं करते हो कि तुम अलग अलग हो, तो कैसे कल्याण होगा? बुद्ध ने सबसे पहले, धम्म देने से पहले क्या कहा? 4 आर्य सत्य हैं। वो 4 आर्य सत्य, अरिय सत्य बोलते हैं। 4 अरिय सत्य क्या है? वो जो नोबल ट्रुथ हैं, ऐसे ट्रुथ हैं जो बिल्कुल शुद्ध रूप से सच्चाई है, वो क्या है? वो बेसिकली हमारा कन्फेस है। वो हमारा स्वीकार करते हैं हम उस बात को कि पहले इस बात को समझ लो, अगर आपको दुख दूर करना है तो पहले इसको स्वीकार कर लो कि दुख है, और फिर दुख का कारण भी है, और फिर इसको स्वीकार करो कि कारण का निवारण भी है, और फिर इसको स्वीकार करो कि निवारण का मार्ग है। अब पांचवा काम आपका है कि उस पर चलना है। मतलब बुद्ध जैसे व्यक्ति, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि दुनिया में, सच है वैसे, कि बुद्ध से बड़ा कोई सम्यक सम ज्ञानी है नहीं। सम्मा सम मतलब सम्यक सम मतलब जो सही और पूरा जानकारी देते हो, कोई सवाल उन्होंने छोड़ा नहीं कहीं का भी हो। तो वो जब ये कहते हैं कि अगर दुख दूर करना है, दुख ही दूर करना तो दिया उन्होंने, और वो अपने संघ में, धार्मिक संघ में दुख दूर करना ही सिखाते थे। कोई चमत्कार तो सिखाते नहीं थे कि आबरा का डाबड़ा किया और कहीं ओम भट्ट करके कुछ निकाल दिया, ऐसा तो था नहीं। तो दुख दूर कराने से पहले वो बता रहे हैं कि ये 4 चीजें स्वीकार करो पहले। ये सच्चाई है, ये अरिय सत्य है। दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण का रास्ता है, और पांचवा आपने उस पर चलना है। मैं दूर नहीं कर सकता, मैं तो बता सकता हूं। तो हमें, जब हम संघ में यहाँ काम कर रहे हैं और संघ में काम करके आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हम अलग अलग हैं, हम टुकड़ों में हैं, ये सच्चाई है। तभी तो हम इकट्ठा करने के लिए आए हैं, तभी तो हम इकट्ठा करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम ये स्वीकार नहीं करते हैं कि लोग अलग अलग काम करके बर्बाद हो रहे हैं, तो फिर हमारा काम करने का क्या फायदा है? हम क्या काम कर रहे हैं फिर तो जैसे 29 लाख है वैसे 29 लाख एक संघ। ऐसा नहीं है, हम 29 लाख से अलग हैं। तो सबसे पहले ये स्वीकार्य करना है, इसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए कि हम टुकड़ों में टूटे हुए हैं, और फिर ये स्वीकार होना चाहिए कि हमारे टुकड़ों में टूटे हुए होने से हम ही अपने पतन का कारण हैं, और फिर ये स्वीकार होना चाहिए कि इस पतन के कारण का निवारण है, समन संघ है, और निवारण का मार्ग है, समन संघ के द्वारा जो काम हो रहा है उसको आगे बढ़ाने का। और फिर हमें काम करना है पांचवा। सारे सिस्टमों में यही चलता है। अगर आप ये स्वीकार नहीं करेंगे कि आप अनपढ़ हैं, तो आप पढ़ेंगे नहीं। अगर आपने स्वीकार कर लिया कि आप तो सबसे ज्यादा जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो फिर तो पढ़ाई की जरूरत ही क्या है? फिर समझने की जरूरत क्या? बात खत्म हो गई। तो जितने भी हमारे मिशन मूवमेंट के लोग हैं, वो ये सच्चाई स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हमारे टुकड़े हैं। ये सच्चाई स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हम ही टुकड़े हैं। ये सच्चाई स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हमने ही टुकड़े अपने अपने आप किए हैं। ये सच्चाई स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हम ही अपने टुकड़े होने के बाद अपनी हीनता का, अपनी दुर्बलता का, अपनी कमजोरी का, और अपने आज यहां तक जो पहुंचे हैं, जो हमारी हालत हुई है, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। इसको कौन स्वीकार करेगा? बाम सिफ का आदमी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का आदमी, बुद्ध सभा का आदमी, समता सेना का आदमी, आजाद समाज पार्टी का आदमी, बीएसपी समाज पार्टी का आदमी, कोई एजुकेशन सोसाइटी का आदमी, कोई अलग से कबीर आश्रम चलाने वाला आदमी, कोई रविदास भवन चलाने वाला आदमी, कोई अलग से कोई संस्था चलाने वाला आदमी, कोई एनजीओ चलाने वाला आदमी, कोई ऐसा आदमी जो सरकारी संगठनों के दफ्तर का प्रधान बना हुआ है, वो क्यों अपनी स्वीकार करेगा कि भाई उसमें कमी है? कौन स्वीकार करता है अपनी कमी?
बुद्ध जैसे व्यक्ति के अलावा, डॉक्टर अम्बेडकर जैसे व्यक्ति के अलावा, या जो हमारे संत महापुरुष हैं या जो समझदार लोग हैं, वो स्वीकार करते हैं हाँ भाई ये बात ऐसा है। अब इसका हमें कारण ढूंढना है, अब उस कारण का निवारण ढूंढना है, और फिर निवारण का मार्ग क्या। बुद्ध ने क्या पता किया? भाई दुख है, दुख है, मैं दुखी हूं, दुख है, महसूस हुआ, एहसास हुआ दुख है, तभी तो दुख ढूंढने का, दुख के निवारण का कारण ढूंढा। और जिनके यहाँ पढ़ने गए, वहां उन्होंने जैसा जैसा उनको सिखाया कि ये अभ्यास करो, ये करो, वो करो, सारे अभ्यास करने के बाद में उनको कहा देखो हमने तुम्हें बहुत बहुत सिखा दिया। कह रहे तुमने महाराज सिखाया तो बहुत हमें, पर दुख तो गया नहीं, दुख तो वहीं का वहीं है। तो ये कहने की हिम्मत ही होनी चाहिए कि भाई काम तो कर रहे हो, पर काम का परिणाम तो आया नहीं। तो साफ कह दिया बुद्ध ने, भाई आपने सिखाया, मैंने जो सिखाया मैंने सीखा, पर दुख तो नहीं गया। तो वैसे ही संगठनों में ये कहने की किसी को हिम्मत नहीं है कि भाई तुम्हारे पीछे पीछे हम चल रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, तन मन धन भी दे रहे हैं, जैसे तुम कर रहे हो वैसे कर रहे हो, पर भाई सुख तो आया नहीं, कोई विकास तो हुआ नहीं, कोई सुरक्षा तो मिली नहीं, पिटाई हो रही है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, नौकरी रोजी रोटी सारे चले गए। ये कहने की हिम्मत भी नहीं है। मतलब इतने अंधे होके काम कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि जगो, फिर कह रहे हैं कि आंखें खोलो। अरे जब तुम खुद अंधे होके काम कर रहे हो, आंखें कौन खोलेगा? कौन कहेगा इस बात को कि सबसे पहले हमको ये स्वीकार करना है कि हमारे टुकड़े होने के कारण हमें हैं, और यही कारण है जिसके हम दुखी हैं। समन संघ को छोड़ के भारत में कोई भी नहीं कह रहा। और हम भी क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने सारी बुराइयां छोड़ दी हैं। हमने 10 गोल्डन नियम जो अपनाए पुराने, उन 10 गोल्डन नियम में सारी बुराई हम छोड़ के आए। कई बार संगठन की बुराई इधर भी आ जाती है। कई बार दो चार पांच लोग मिलके, उनको लगता है कि अभी कोई संगठन का मालिक ना बन जाए तो संगठन को इससे बचा लो, या कई चार पांच सात लोग मिलकर कहते हैं कि हम ही इसको चलाने वाले हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंट भी होता आता रहता है, पर वो फेल है, क्योंकि उसमें जैसे ही कुछ ऐसा बनाने की कोशिश हुई, परिणाम अच्छे के बजाय खराब हो गए। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए। ये चार पांच छह लोगों का, सात लोगों का, एक लोगों का, दो लोगों का कोई मामला नहीं आना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम अपने संघ के कार्यक्रम से भटक कर संगठन की तरफ जाते हैं। तो इसको खत्म करने का भी पूरी तरह से सोच लिया है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए हर संडे को, अभी 2 दिन बाद संडे आ रहा है, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, फिर संडे, पिछले 2 संडे से बैठे हैं, इस संडे को फिर बैठेंगे। पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर खुलेआम बनेगा। जैसे बुद्ध ने पेड़ के नीचे बैठ के बनाया, कोई झोंपड़ी में नहीं बनाया, कोई गंद कुटी में नहीं बनाया। जैसे बाबा साहब ने पूरा पूरा सिस्टम डेमोक्रेटिक भारत गणराज्य संघ का सारा बनाया, और कहाँ बनाया? पार्लियामेंट में सबके सवाल जवाब देके। जैसा हमारे गुरुओं ने सारे सवाल जवाब ओपन में दिए, हम कोई बंद कमरे में काम नहीं करने वाले। तो यहाँ बहस का सबको मौका, आप अपनी बात रखो, आप अपना आइडिया रखो, चल जाए तो संघ का, नहीं चले तो आप अपने घर ले जाओ, गिर जाए तो रखो। तो आएगा निकल के वही जो डेमोक्रेटिक पैटर्न में सबसे अच्छा होगा। तो उसमें दो चार पांच सात लोग अगर ऐसा काम करने वाले मेरे जैसे, कल को उनका मन बदल जाए, कल को उनका ये लगे कि हम पांच सात लोग गुट बना ले, हम ही चलाएंगे इसको। नेतागिरी लालच तो कभी भी निकल सकती है, इतने दिनों से चल रही है, कुछ पता नहीं, मैं ही बदल जाऊं, कोई और ही बदल जाए, वो मौका भी जीरो करना है। इसमें कई लोग ऐसे आएंगे जो काम नहीं करना चाहेंगे, पर आइडिया बड़े जोरदार लेके आएंगे। और जब उनसे कहो कि भाई इस आइडिया पर तुम्हें चलना भी है, तो फिर कहेंगे जी हमारी तो नमस्कार, हमारी तो अंतिम बात है, उसके बाद नहीं, क्यों काम करना पड़ेगा। तो हम तो यहाँ संघ में कहते हैं भाई आइडिया दो, आइडिया को पास कराओ, पर इस पर लागू भी तो करो। खाली आइडिया दोगे, पास कराओगे, तो काम कौन करेगा? आपका आइडिया है, आप अगर इसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे अच्छी तरह से, तो आप ही करोगे, तो आप करो इसको। तो काम करना मुश्किल काम है, पर संघ में मुश्किल नहीं है। संघ में मुश्किल क्यों नहीं है? एक डिसीजन हुआ, इस बार हम नागपुर जाएंगे, नागपुर में अपने समण भाइयों से मिलेंगे। सभी तरह के लोग जाएंगे, चाहे वो धम्मिक हैं या धम्मिक नहीं हैं, चाहे वो रविदासी हैं, चाहे वो कबीरपंथी हैं, चाहे वो नामदेव वाले हैं, चाहे बिरसा मुंडा वाले हैं, चाहे वो गुरु भजन ठाकुर वाले हैं, कैसे भी हैं, सब जाएंगे जो समण हैं। और वहां जाकर 1 तारीख को तो हम अपना जो कार्यक्रम है हमारा, वो हम तय करेंगे, क्योंकि उसमें हम कार्यपालक का पूरा सिस्टम उस दिन बना लेंगे, वो फिजिकल हाउस में बनेगा। और उससे अगले दिन हम
पूरे पूरे नागपुर में पूरे दिन दीक्षा भूमि पर रहेंगे सारे लोग एक साथ। तो सोचा था कि भाई 100-200 लोग हो जाएं तो चलो बढ़िया रहेगा। पर हम तो लालची लोग हैं, 100-200 अगर हो जाए तो करीब 300 हो जाए, 300 हो जाए तो फिर 400 हो जाए, 400 हो जाए तो फिर 500 हो जाए। तो आज पता चला कि 500 लोगों का रिजर्वेशन अगले 3-4 दिन के अंदर होगा, जैसे ही पोर्टल खुलेगा। तो 500 लोग तो आउट ऑफ महाराष्ट्र के हैं, यानी महाराष्ट्र से बाहर के लोगों का जो रिजर्वेशन होगा वो 500 पे पहुंच गया है। और 1,500-2,000 उधर महाराष्ट्र के भी होंगे ही होंगे। रुकने की जगह हमारे पास आज हमने पता की कि भाई 700-800 तक वहां आराम से रुक सकते हैं। तो अभी 300 का स्कोप है हमारे पास में, और तैयारी चल रही है। तो कुछ नाम और भी बड़े हैं। तो मौका बड़ा अच्छा है। मौका इसलिए बड़ा अच्छा है क्योंकि आप अगर अकेले जाने का या 2-4 लोगों का जाने का, नागपुर तो जाना ही है, जीवन में बार बार जाना चाहिए, हर साल जाना चाहिए। पर जो हर साल नहीं जाते हैं वो कम से कम 2-3 साल में एक बार जाएं, वो जाना चाहिए। उसके जाने के बहुत सारे कारण हैं, इसलिए हमें जाना चाहिए। तो अकेले जाने के लिए तो थोड़ा मन डामाडोल होता है, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं होती, सुरक्षा नहीं होती अकेले जाने में। कोई हारी बीमारी परेशानी हो गई तो कोई भाई बंधु नहीं मिलेगा, कैसे करेंगे उस मेले में। पर वहां तो हमारे समण भाई हैं, हमारी समण बहनें हैं जो वहां इंतजाम करने वाले हैं और कर रहे हैं। हम लोग भी वहां पहुंचने वाले हैं, रुकने का इंतजाम भी है, खाने पीने की व्यवस्था भी हो रही है, हलवाई बढ़िया बढ़िया खाना बना के देगा। और फिर सारे ग्रुप में रहेंगे तो थकान भी नहीं होगी, और फिर हंसी मजाक भी होगी, फिर ठिठोली भी होगी, फिर मिलना जुलना भी होगा, फिर बातचीत भी होगी, एक दूसरे के परिवार के बारे में जानेंगे। और फिर वहां सब लोगों से मिलके उनको समरगंथ भी देंगे, कोई पोस्टर भी देंगे, कोई बैज भी लगाएंगे, कोई टोपी भी पहनेंगे, कोई हम टी शर्ट पहन के भी जाएंगे, कोई हमारे हाथ में तख्ती भी होगी, कोई बैनर भी होगा, कोई फ्लैक्स भी होगा, कोई कोई वहां पर ढोलक भी लेके जाएगा जो वहां पर समर संघ के गीत गाता हुआ जाएगा। कोई वहां पर जो माइक होता है ना, हैंड माइक, कोई हैंड माइक भी लेके जाएगा। हो सकता है 10-12 लोग हैंड माइक लेके आए कि पूरा मेला है तो ढोलक मंजीरे बजेंगे, बाबा साहब के गीत होंगे, भगवान बुद्ध के गीत होंगे, समणों के गीत होंगे, हाथ में माइक होगा। हमारे तो अब समण गीत वैसे ही बनने जा रहे हैं खूब सारे, नाच गाना भी होगा, तफरी भी होगी। फायदा क्या होगा हमें उससे? हमें उससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वहां पूरे भारत से और दुनिया से समण आते हैं भावनाओं के साथ, पर उनको ये समझ नहीं है कि हम कहाँ जुड़े जिससे कि कुछ परिणाम आए। जहां भी जुड़ते हैं कोई ना कोई नेता, उनमें आपस में झगड़े, पॉलिटिकल से जुड़े हैं तो पॉलिटिकल झगड़े, संगठन से जुड़े तो संगठन के झगड़े, एक एक संगठन के 3-3 जुड़े। पर समन संघ निष्कलंक है, अखंड है। समन संघ में कोई बीमारी नहीं आ सकती, क्योंकि बीमारी जब भी आएगी बंद कमरे में आएगी। हमने बंद कमरे का सिस्टम खत्म, जो कुछ होगा वो ओपन होगा। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम रहेगा, सबकी सहमति से होगा। 2-4 लोग सहमत नहीं हो सकते हैं तो बहुमत से होगा, तो बहुमत का तो सबको मानना पड़ेगा। अपने अपने आइडिया किसी के हो सकते हैं, वो तो चलता रहता है डेमोक्रेसी में। तो वहां इतने सारे लोगों को एक साथ नाचता गाता बोलता हंसता, बैनर के साथ, टोपी के साथ, बिल्ले के साथ, टी शर्ट के साथ, और खिलखिलाते हुए देखता, पर्चे के साथ, हैंडबिल के साथ, लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे। ना तो ये कह रहे हैं कि जोड़ो, हम वहां ये भी नहीं कह रहे कि भाई समर संघ में आगे जोड़ो, हम ये भी नहीं कह रहे कि चंदा दो, हम कोई डब्बा भी साथ लेके नहीं घूम रहे कि भाई ये किताब हम आपको समर संघ ग्रंथ दे रहे हैं तो उसका पैसा दो। हम वहां सिर्फ ये कह रहे हैं, हम समन हैं, मैं समन हूं, मेरे डॉक्टर अंबेडकर समन हैं, मेरे भगवान बुद्ध भी समन है, मेरे कबीर साहब भी समन है, मेरे रविदास साहब भी समन है, मेरे गुरुचांद ठाकुर भी समन है, मेरे बिरसा मुंडा भी समन है, मेरे ज्योतिबा फुले भी समन है, मेरे साहू जी महाराज भी समन है। तो फिर तुम कौन हो भाई, जो यहाँ मेले में आए हो? तुम कौन हो? क्या कहेगा? इतना ही तो बोलना है, क्या कहेगा? वमण कहेगा क्या अपने आप को? आज तक कोई माइकल लाल ऐसा नहीं मिला जो समण हो और हमने उससे ये पूछा हो कि तू समण है वमण है, और वमण क्या गया हो। कोई बहुत चिढ़ता हुआ भी अगर बोलता है, एक आध बार ऐसा हुआ है, जो जो हमारे विरोध में कंपटीशन में मुंह से उसके निकल गया जी वमन है, तो हमने उसके बाद ऐसा सेंटेंस बोला कि जिंदगी में याद करता होगा कि क्या है क्या नहीं है। हमने सीधा उससे कहा, भाई तू वमन है तो क्या अपनी लड़की की शादी वमन से करेगा? तो छूटते कहता है, गाली दे रहे हो मेरे को, भाई तू ही तो कह रहा है कि वमन है। तो गलती ऐसी करता है तो जिंदगी भर सुनेगा, याद करेगा सेंटेंस को कि क्या कह के गए और क्या सुना। तो भूल के भी कोई गलती नहीं करेगा, चिंता मत करो इस बात की। तो वहां एहसास दिलाना है। अगर हम 10-20 लोग जाएं
तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पिछली बार गए हमारे 10-20 लोग, वहां उनके गले बैठ गए। और कितने नाम लिखते, 600-700 नाम कुल लिख के लेके आए। किससे कांटेक्ट करते, इतने सारे लोग, वो पोस्टर बढ़ गए, हैंडबिल बढ़ गए, पता ही नहीं चला, यूं ही उड़ गए हवा में। तो भाई सोचा कि इस बार 1,000 लोग चलेंगे, कम से कम 1,000 लोग चलेंगे तो कुछ दबाव पड़ेगा, कुछ हमारा काम बनेगा। तो 500 तो हो गए आउट ऑफ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के 150 से लेकर 2,000 करीब वहां होंगे। तो 2-2,500 आदमी होगा कम से कम। पर अभी बात बनी नहीं, क्योंकि हम तो लालची लोग हैं, 500 से हमारा गुजारा नहीं चलता। इसलिए 1,000 आउट ऑफ महाराष्ट्र करना है। महाराष्ट्र से बाहर के लोग 1,000 करने हैं। हो तो ज्यादा जाएंगे, पर रिजर्वेशन करानी है। अभी हमारे पास 3 दिन है रिजर्वेशन के। तो मैं फिर यहाँ कहूंगा कि 138 हमारे समन संगी हैं कि भाई एक एक यार दोस्त तैयार कर लो अपना, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त। भाई सब जा रहे हैं, मेला है, ऐसा मौका मिलता नहीं। वहीं खाएंगे, वहीं पिएंगे, वहीं सोचेंगे, वहीं नाचेंगे, वहीं गाएंगे। तो माहौल बहुत बढ़िया रहेगा। एक ऐसा रहेगा जैसे, ऐसे माहौल मिलते नहीं है। आप 10 लाख रुपए खर्च भी करो तो ऐसा माहौल नहीं मिलेगा। ये माहौल बनता है किसी महापुरुष की कृपा से बन रहा है। बस हमको जाना जाना है। तो वहां एक एक दो दो और भी लोगों को, परिवारों को साथ लोगे, चल मेले में। कोई डॉक्टर अम्बेडकर को ना भी मानता हो तो भी कहो तू चल यार मेले में। कोई बुद्ध को ना भी मानता हो तो बोले चल यार तू मेले में। कोई समन के बारे में ना भी जानता हो तो भी उसे लेके आओ कि बड़ा मजा आएगा, तू चल तो सही। बड़ा सस्ता है, कोई ज्यादा पैसे का कोई खर्चा वर्चा है नहीं, इतना पैसा सबके पास होता है। तो इसी को ध्यान में रख के इस मेले की पूरी तैयारी करना। और जो लोग अपनी गाड़ी से जा सकते हैं वो टिकट भी बुक कराएं, और गाड़ी से भी जाने का सोचें। पर टिकट पहले बुक कराएं, गाड़ी का बाद में देखें, क्योंकि गाड़ियों की वहां आवश्यकता पड़ेगी। अपनी गाड़ी से घूमने का अच्छा रहता है, वो बात की बात है। पर टिकट पहले बुक कराएं। टिकट तो कैंसिल भी हो सकती है, ट्रांसफर भी हो सकती है। गाड़ी का बाद में देखा जाएगा। तो ऐसा मन में भी रखें और पूरी तैयारी से करें। और भी कुछ आइटम बना सकते हैं। कोई क्या बोलते हैं, अपनी टोपी पे लिख के लेके आ सकता है कि मैं समण हूँ। कोई अपने हाथ में बैनर लेके आ सकता है, मैं समण हूँ। जो जिसको लाना है, कोई अपना विजिटिंग कार्ड बनवाए अपने फोटो के साथ में, अपने फोन नंबर के साथ में, खूब बांटे वहां। 1,000 बांटे, 2,000 बांटे, 10,000 बांटे। हर जगह समझ जाता है, कोई समस्या नहीं है। तो इसकी तैयारी खूब करें, नाचने की, गाने की, ढोल की, मंजीरे की, जो हैंड स्पीकर होता है उसकी। कोई टोपी है, कोई बिल्ला है, कोई गमछा है, जो जहां जैसे कर सकता है। रहना हमने सबने साथ है। बाकी कार्यक्रम चल रहा है, अपनी टिकट बुक कराने का करें। टीमें लग गई हैं, बहुत जल्दी आपको बता देंगी कि कहाँ कहाँ है। एक ही रात में 1 घंटे के अंदर हमारे कम से कम 700-800 टिकट बुक होने हैं। 500 तो कंफर्म हो चुके हैं। अभी 3-4 दिन के अंदर हम 300-400 और बढ़ाएंगे, 700-800 टिकट बुक कराएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली हम 1,000 से ऊपर आदमी यहाँ जो समन संघी है हमारा यहाँ से चलेगा, और बाकी 2-2,500 वहां से होगा। 3-3,500 की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत गजब की होती है। 3-3,500 आदमी जिधर से निकलेगा, पूरा नागपुर का मेला श्रवणों का हो जाएगा। इतिहास बदल जाएगा, क्योंकि जो काम हम पिछले 4 साल में नहीं कर पाए वो काम हम वहां एक दिन के अंदर कर लेंगे। ऐसी अचीवमेंट बार बार नहीं मिलती है। तो आप सब लोग तैयार रहें। कोई बात, किसी ने कोई सवाल कोई पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। बाकी रोज पूछ सकते हैं। रेलवे वाले अपने काम पे लग गए हैं, और भी सब लोग लग गए हैं, और धीरे धीरे हमारा काम बढ़ रहा है। मेरी किसी बात में अगर कोई खराबी हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदना।